नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो मेरे साथ सुप्रिया जी जो हैं वो आपके लिए रोल मॉडल हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रिया जी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, साथ में जमीन किराए पर लेकर ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। हम जहाँ खड़े हैं ये 5 एकड़ का खेत है दिल्ली के कराला गाँव में। इसी खेत पर ये ऑर्गेनिक खेती करती हैं, तरह तरह की सब्जियां उगाती हैं। इन्होंने अभी फ़िलहाल यहाँ 25 तरह की सब्जियां लगाई हुई हैं। 6 नवंबर 2020 की तारीख है और यहाँ पर ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर रही हैं। शुरुआत कैसे की, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कितनी मेहनत लगती है, पूरी जानकारी सुप्रिया जी आपको देंगी, ताकि आप यदि शुरू करना चाहें तो आपको पूरी जानकारी हो और बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुप्रिया जी नमस्कार। नमस्कार। सुप्रिया जी, आप यहाँ 5 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और जैसा मैं पहले भी आपसे मिला था 1 साल पहले भी, तभी बहुत अच्छी आपने सब्जियाँ लगाई हुई थी। दर्शकों को बताइए कि कैसे आपने शुरू किया और क्या क्या इसमें करना पड़ता है। जी, मैंने लास्ट ईयर ये शुरू किया था अप्रैल में। जब भी आप कोई नई ज़मीन लेते हैं लीज़ पर तो वो अप्रैल में ही मिलती है, क्योंकि गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद ही किसान दे पाते हैं। ज़मीन का किराया बताइए, कितना किराया देते हैं? किराया ऑन एन एवरेज 25,000 रुपये पर एकड़ का पूरे साल का किराया होता है। 1 साल का 1 हाँ, एकड़ का 25,000 का ऑन एन एवरेज मिल जाता है। हाँ। और उसके बाद जब आपने लीज पर ले ली, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने? ये ऐसे रिटर्न में तो कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल के 10 साल के लिए। तो उसके बाद आपने क्या किया पहली बार ज़मीन में? पहली बार सबसे पहले मैंने फर्टिलिटी पे ही काम किया था। जैसे शुरू के 4 महीने मैं कोई फसल नहीं ले पाई थी, मुझे लेनी भी नहीं थी, क्योंकि अगर एकदम से आप केमिकल से नेचुरल फार्मिंग पर शिफ्ट करते हो तो प्रोडक्शन डाउन जाएगी। अगर आपने एकदम से सब कुछ और लगा दिया है तो गैप देना ज़रूरी है। तो मैंने इसमें हरी खाद लगाई थी शुरुआत में। हरी खाद की मल्चिंग करवाई मैंने 1.5 महीने में। उसके बाद मैंने कई ट्रॉली इसमें काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में मैंने गोबर की खाद भी डलवाई और उसको खेत में जुतवा के उस खाद को भी मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने सबसे पहली फसल उसमें सर्दी जो मैंने अभी जैसे जो ये समय है सितंबर में मैंने इसमें जो है बीज वगैरह सब बोए थे और 17 तरह की चीज़ें मैंने लगाई थी, क्योंकि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एक तो मैक्सिमम चीज़ें मेरे खेत से मेरे घर में आ जाएं, दूसरा मुझे सीखनी थी चीज़ें, क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। तो अब आज की डेट में से दूसरा साल है, मुझे तो काफ़ी कुछ मेरी नॉलेज जो पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास है। तो मैंने अब इसको 5 एकड़ पे एक्सपैंड किया है। तो जैसे आपने 1 एकड़ में पिछले साल सब्जियां लगाई, वो बढ़िया हो गई आप? जी हाँ। और उन सब्जियों को जैसे आपने कुछ फैमिलीज़ को भी दिया, तो वहाँ उनका क्या रिस्पॉन्स रहा जब उन्होंने यूज़ किया? उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, बल्कि उनके रिस्पांस की वजह से ही मुझे 5 एकड़ पे इसे करना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे उनके फ्रेंड्स, उनके और रिलेटिव्स भी जुड़े और डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी 1 एकड़ से। जैसे मैंने लगाया सब कुछ था, आलू भी थोड़े पैच में लगाया, लहसन भी लगाया, लेकिन वो डिमांड 20 परिवारों की ही आप देखा जाए तो कर सकते हो 1 एकड़ से। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। तो और लोग जुड़ के भी, जैसे आज की डेट में ऑन एन एवरेज 80 से 100 परिवार हैं, वो हर महीने जो है हर हफ्ते मेरे यहाँ से सब्जियाँ और ग्रॉसरी आइटम्स बाकी सारी चीज़ें लेते हैं। तो अब मैंने 5 एकड़ पे इस काम को किया है। तो यानी कि शुरुआत में वैसे आपने 5 एकड़ ज़मीन ले ली थी, 1 एकड़ पे शुरू किया एक्सपीरियंस के लिए, फिर उसको बढ़ा दिया, डिमांड लोगों की बढ़ी। तो पानी की व्यवस्था के लिए आपने शुरुआत में क्या किया यहाँ? हाँ, देखिए, जब भी आप नई कोई ज़मीन देखना चाहते हैं खेती के लिए, लीज़ पर लेनी है या खरीदनी भी है, पहली चीज़ वहाँ के पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। खासकर अगर आपको सब्जियाँ लगानी है तो खारा पानी होगा तो सब्जियाँ नहीं होती हैं। अब जैसे मेरी भी अपनी जो लैंड है यहाँ का जो अगर हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो खारा पानी है, तो इसमें मुझे काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी थी कि मुझे लगानी तो सब्जियां ही हैं और मेरे घर से ये सबसे नियरेस्ट विलेज है जहाँ लैंड अवेलेबल थी। मैं और दूर अभी नहीं जा सकती, मेरी जॉब भी है, बच्चे भी हैं, तो वो मेरा एक कंस्ट्रेंट था, तो मुझे इसलिए करना यही था। तो मैंने पानी के लिए जो है बेस्ट जो ऑप्शन मुझे दिखा वो यही था कि गाँव का तालाब है, उसके थोड़ा नज़दीक मीठा पानी है, तो अंडरग्राउंड हमने जो है पाइपलाइन बिछाई है और वहाँ पर हमने ट्यूबवेल लगाया, तो वहाँ से मीठा पानी मेरे खेत में आ रहा है। इसलिए जब भी आप नई ज़मीन देखो तो ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, और पानी ज़रूर वहाँ मीठा पानी होना चाहिए। अच्छा पानी होगा तभी आप खेती कर पाओगे, यानी कि पानी की व्यवस्था ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके बाद आपने बताया कि आपने गोबर की खाद और वो हरी खाद दी ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी सुधरे। और फिर उसके बाद बीज वगैरह कहाँ से लिए आपने? बीज लास्ट ईयर तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं इंदिरा मार्केट से भी लेकर के आई बीज। पूसा से मुझे जितने बीज मिल पाए, वो भी मुझे इतना नहीं पता था तो किस समय कौन सा बीज लगता है, तो क्योंकि लास्ट ईयर तो ना बिल्कुल बिगनर थी मैं, सब हिट एंड ट्रायल चल रहा था, तो जो मैं बेस्ट कर पाई मैंने किया। बट इस साल मैंने काफ़ी प्लान्ड वे में काम किया है। मेरे यहाँ अभी 100% बीज जो है देसी बीज मैंने लगाया हुआ है पूरे 5 एकड़ पे। और आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है, गौरव जी हैं, मैंने कानपुर से वहाँ से पूरा देसी बीज मंगाया है। और अब आज इस फसल के बाद में मुझे बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं बीज दे भी पाऊँगी और किसानों को, और भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो बीज मेरा अपना ही बनाऊंगी। अब मैं बेसिकली मैं सुभाष पालेकर जी की विधि से काम कर रही हूँ। मैं हालांकि उनसे कभी मिली नहीं हूँ, उनकी कभी मैंने कोई ट्रेनिंग ऐसे अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने यूट्यूब काफ़ी वीडियोस उनकी देखी हैं। तो इसीलिए मेरा मानना यही है कि ऑर्गेनिक से भी बेहतर ये चीज़ है।
जो नेचुरल फार्मिंग की जो टेक्निक्स है ना, कि आप गाय को आधार बना करके काम करो, देसी गाय को, तो हम वही दवाइयाँ यहाँ बनाते हैं। तो इसके बाद पानी व्यवस्था हो गई, आपने बीज भी आप कोशिश करते हैं देसी लाए, तो यहाँ पे जीवामृत बनाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपने टैंक बनाया हुआ है बड़ा सा, और आप गाय का गोबर भी मंगवाते हैं और नीमास्त्र घनजीव और भी मैं देख रहा हूँ कि ड्रम आपके रखे, तो ये सारे चीज़ आप यहाँ तैयार करती हैं? यहीं तैयार करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आपको जैविक खेती करनी है तो गाय आपके पास देसी गाय होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन क्योंकि मेरे लिए भी ये काम भी बहुत चैलेंजिंग है, मैं अभी कंफर्ट जोन में नहीं आई हूँ, रोज़ एक नया चैलेंज रहता है खेत पे, तो अभी 2-3 महीने पहले मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रही हूँ। जब यहाँ के इश्यूज़ सारे खत्म हो जाएंगे कि हाँ अब इजीली सब कुछ हो रहा है, जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटो मोड पे आ जाता है ना, वो आ जाए, उसके बाद मुझे गाय भी लेकर के आनी है। बट तब तक मैं क्या कर रही हूँ, मेरे जो 1-2 बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, 1-2 जानकार भी हैं, उनके पास देसी गाय हैं, तो मैं गाय का गोबर वहाँ से लेके आती हूँ, क्योंकि जीवामृत बनाने के लिए मैं ताज़ा गोबर ही चाहिए, और वो ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता, थोड़ा ही चाहिए होता है हमें, तो इसीलिए गाय का गोबर मैं वहाँ से ले आती हूँ। और गौमूत्र जिनके पास गाय हैं देसी, मैं उनसे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर वो मुझे सेल कर देते हैं, मैं वहाँ से परचेज़ कर रही हूँ। तो जीवामृत का जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक भी है, और हम जब भी पानी चलता है खेत में तो हम ड्रेंचिंग करते हैं, इसकी जीवामृत को साथ चलाते हैं, उससे केंचुए का नंबर बहुत बड़ा है, 1.5 साल में काफ़ी केंचुआ ज़मीन में हो गया है। और नीम से खुद दवाइयाँ हम बनाते हैं, नीम मेरे खेत के आसपास काफ़ी लगे हुए हैं, नीमास्त्र यहीं पे बनता है। इसके अलावा भी 5-6 तरह की बहुत सी, दशपर्णियक है, संजीवनी है, और भी कई दवाइयाँ हैं, ब्रह्मास्त्र है, तो उतना मेरे पास समय नहीं होता, तो मैं ये बाकी दवाइयाँ हिमाचल से मंगा रही हूँ, रोहित कौशिक जी के यहाँ से। हिमाचल से हमारी सब्जियाँ आती हैं हर हफ्ते, हर सैटरडे को हम रिसीव करते हैं आज़ादपुर मंडी से। जो सब्जियाँ यहाँ पे नहीं उग रही हैं, जैसे अभी मटर यहाँ पे नहीं हार्वेस्ट हो रही है, फूल गोभी मेरे खेत से नहीं शुरू हुई है अभी, इसी तरीके से ब्रोकली नहीं स्टार्ट हुई, तो ये चीज़ें वहाँ से मंगाते हैं, तो वहाँ से दवाइयाँ भी मंगा लें। अब बात करें मेहनत की, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग समझते हैं कि एक बार शुरू कर दिया तो आसानी से हो जाए, कितनी मेहनत लगती है इसमें? देखिए बहुत लोगों के ना मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं, बल्कि अभी पिछले 1 हफ्ते से MNCs के 2 लड़के हैं, वो अपनी जॉब कर रहे हैं, IT फील्ड में हैं, वो रेगुलर यहाँ आ रहे हैं, उनका कॉल भी आया था मेरे पास कि उन्हें भी ये करना है, और ऐसे बहुत फ़ोन आते हैं पूरा दिन। शहर के लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ वीडियोस जैसे पहले कुलदीप जी के चैनल में ही आई थी जैसे कुछ वीडियोस मेरी, तो उनको देख के लोगों को मोटिवेशन तो बहुत होता है, लेकिन हालांकि मेरा पैशन है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ, मैं 10 घंटे भी यहाँ काम करके मुझे थकान नहीं होती, लेकिन मुझे एंजॉय करते देख के ना और लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है जैसे ये, तो फिज़िकली बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है। अगर आप सुबह 5 बजे खेत पर नहीं आ सकते हो तो आपको ये काम नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि खेत का काम है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, अगर काम है, और स्पेशली जो ये सब्जियों वाला काम है, डेली का काम है ये, और अगर आपको ऑर्गेनिक या जैविक जो भी आपको वो करना है तो आपको मल्टी क्रॉपिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप 4 चीज़ लगा के बैठोगे तो आपकी मार्केट नहीं चल सकती, मार्केट भी नहीं बना पाओगे। तो मल्टी क्रॉपिंग और वेजिटेबल्स की है, तो ऐसा सिंगल डे भी नहीं जाएगा जब आप खेत पे नहीं आओ और आपका काम चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, आपको डेली खेत पे आना पड़ेगा। और अगर आपकी 7 बजे भी उठने की आदत है, वो भी बहुत लेट है, आपको 5 बजे 5:30 बजे खेत पर आना ही पड़ेगा, तभी आप औरों से भी काम करवा सकते हो। तो हार्ड वर्किंग जॉब है, लेकिन इससे घबराना भी नहीं है, बहुत से इसके बेनिफिट्स भी हैं, आपकी हेल्थ इतनी इंप्रूव होगी। ऐसे मतलब ऐसा तो लोगों का सपना होता है कि सुबह ऐसी खुली हवा में जो है वो ब्रीथ करें, तो अच्छा काम है, लेकिन मेहनत का जज्बा होना चाहिए। जब तक आप में पैशन नहीं है, आप जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल वाले भी बहुत मुश्किल है, बट ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, मेहनत की तो आपने बताया बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी भी आपका इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है, क्योंकि आपने शुरू किया, तो मतलब इसमें ऐसा है कि लगाते ही पैसा रिटर्न की उम्मीद ना करें, ऐसा नहीं है। देखिए जैसे जब मैंने स्केल छोटा था, मैंने बेसिकली वो लर्निंग के लिए और सिर्फ अपनी किचन की रिक्वायरमेंट के लिए किया था, तो मुझे घर से कुछ लगाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल था जो एक्स्ट्रा होता था वो ले लेते थे, तो मतलब मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला चला पिछले साल। अभी क्या हुआ, डिमांड इतनी बढ़ी और सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी, शायद मेरी डेस्टिनी में था ये काम, तो ये एक्सपैंड हो गया 5 एकड़ में। अब 5 एकड़ पे मैं अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे पूरी टीम चाहिए, और तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। जैसे अब आप देख रहे हो, अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे, हमने स्टोर हाउस यहीं पर शिफ्ट किया है, एक और हट भी बनवाई है कि मैं यहाँ आऊँ, मेरे बच्चे हैं तो मैं कंफर्टेबल लगे यहाँ बैठना, क्योंकि जहाँ आप काम करते हो वो थोड़ा कंफर्टेबल स्पेस होना चाहिए, तो वो भी उस पर भी इन्वेस्ट करना पड़ा मुझे। और लीज़ की ज़मीन है तो मैं कुछ पक्का काम भी इस पर नहीं करवा सकती थी, मैंने बांस का बनवाया कि कल को मुझे शिफ्ट भी करना पड़े तो मैं ये सारा सामान ले जा सकूँ कहीं पे। और उसके अलावा ट्यूबवेल पे हमने खर्चा किया, तो ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके अलावा ये बांस की खेती आप देख रहे हो, फरवरी में हम इस पे मल्टी लेयर मॉडल करेंगे पूरे 2 एकड़ पे, तो बांस का काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट था, तो काफ़ी ऐसे खर्चे थे जो मतलब आपको करने ही पड़ेंगे शुरू में। सॉफ्टवेयर पे हमने खर्चा किया, जिससे हमारा बिल्स वगैरह जनरेट होते हैं, लैपटॉप चाहिए यहाँ पे, हमेशा कुछ भी काम करना है उसके लिए, तो ये तो आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा है, और मैंने बिल्कुल मिनिमल किया है। अभी अगली इन्वेस्टमेंट कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़रूरी है सब्जी की खेती में, क्योंकि मेरे पास अभी बजट नहीं है, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, वो अगले साल के लिए मैंने प्लान किया है, तो ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा अगर आपको 5 एकड़ संभालना है और जैविक खेती में लेबर कॉस्ट आती है, क्योंकि आपको वीडिंग बार बार करानी पड़ेगी, आप क्योंकि केमिकल स्प्रे नहीं कर पा रहे हो, और शुरुआती सालों में वीडिंग का खर्चा ज़्यादा होता है, ग्रेजुअली वो भी कम हो जाता है।
तो वीडिंग के अलावा स्प्रे का सबसे बड़ी इसमें मेहनत है। आपको हर ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में 2 बार आपको स्प्रे भी करवानी है, और इतना बड़ा एरिया है जैविक स्प्रे करवानी है, क्योंकि वो सिर्फ एक रिपेलेंट है, उनकी स्मेल से कीड़े भागते हैं, तो जो है उसमें रेगुलर चाहिए, तो 1 या 2 लेबर आपको उसी के लिए चाहिए। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, इसमें लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। लेकिन अगर आपको मार्केट मिल जाती है, और वो एकदम से नहीं मिलती, ग्रेजुअल है मार्केट भी, इसीलिए शुरुआत में अगर आप 5 एकड़ पे करते हो तो आपको कुछ सामान मंडी में भी भेजना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप फिर से वही बात है, जैसे मैं भी अब एक आउटलेट अपनी रोहिणी में खोलने वाली हूँ, शुरुआत हम वहीं से करेंगे क्योंकि मेरे काफ़ी कस्टमर ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो उसके लिए भी मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे भी। अभी खैर हम स्टॉल ही लगाएंगे, ऐसा कोई इसमें ऐसा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे थोड़े बहुत अगर आपको अपनी मार्केट डेवलप करनी है तो। हालांकि मैंने भी मार्केटिंग पे कोई खर्च नहीं किया है, मैं बहुत लकी रही कि काफ़ी चैनल्स जो हैं, और कुलदीप जी के चैनल सबसे पहले शुरुआत हुई थी, तो मार्केट मुझे ठीक ठाक मिल गई, इतनी है कि मेरे जो मेरा स्टाफ है उनका खर्च निकल जाता है। कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरा कुछ नहीं निकला है अभी तक ग्रेजुअली, लेकिन मुझे उम्मीद है जब मेरे फार्म से, अपने फार्म से यहाँ पे 1.5 महीने बाद काफ़ी सब्जियाँ शुरू हो जाएंगी, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि इस साल, शायद मैं इस साल के एंड तक, अप्रैल तक, इस सेशन के एंड तक मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाऊँगी शायद से। और लेकिन शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी अगर आपको इनकम चाहिए तो, नहीं तो स्मॉल स्केल पर आप करोगे, आपका खर्चा निकल जाएगा लेकिन कुछ इनकम नहीं होगी उससे। तो इनकम चाहिए तो कुछ मिनिमम स्केल तो चाहिए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें। तो यानी कि शुरुआत में थोड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेबर पर भी लगेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे साल 2 साल के बाद जब सब्जी मार्केट बन जाएगी और प्रोडक्शन अच्छी होने लगेगी तो आपको आमदनी की संभावना है। तो दोस्तों, जैसा सुप्रिया जी ने बताया कि यदि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं जमीन लीज पर लेकर, तो सबसे पहले आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रूटीन का काम है, डेली आपको खेत संभालना होगा, उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट भी होती है शुरुआत में, और लेबर की इन्वेस्टमेंट भी है। इनके अलावा आपको लगातार सीखते भी रहना होगा। इनका एक ग्रुप है ऑर्गेनिक फार्मर का, उनसे जुड़ी रहती हैं और लगातार डे बाय डे नई चीज़ें सीखती हैं। अब 2 साल के बाद ब्रेक इवन पर आकर प्रॉफिट की संभावना बनती है। मार्केट है, लेकिन धीरे धीरे जब तक विश्वास नहीं होता तब तक लोग जुड़ते नहीं हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें ऐसे फार्मर बताइए जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, हम उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। तो लोगों में इसका क्रेज़ बढ़ रहा है डे बाय डे, पर ज़रूरत है कि सही तरीके से सीख कर ऑर्गेनिक खेती करने की। और जो किसान भी पहले से केमिकल खेती कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास तो लेबर खुद की है, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से समझ से ऑर्गेनिक खेती की धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तो खर्चा कम होगा और आमदनी बढ़ेगी। हमारी यही कोशिश है, किसानों की आमदनी बढ़े और उपभोक्ताओं को जहर फ्री, केमिकल फ्री शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।